तमाम पाकिस्तानी साथी आपको सलाम कहते हैं। मैं दोबारा उसका चाहता हूँ। तो मैं ये अर्ज करूँ कि उस साथी से जब मैंने ये अर्ज की कि तुम मुझे गोली मार देना, तो कुछ देर के लिए वो हैरान हुआ और उसने उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। लेकिन वहाँ कुछ लोग मौजूद थे और उन्होंने मजाकन मुझे ये भी कहा कि खान साहब कौन सी गोली आपके लिए ठीक रहेगी, 34 की या 22 की। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने अपनी जिंदगियां दाव पे लगाई हैं, क्योंकि हमारा ईमान है, हमें जरूरत नहीं इंशाल्लाह। जिस तरह की महमूद साहब बता रहे थे, हम लोग यहाँ पर इतने अच्छे बिजनेस करते हैं कि हमें वहाँ पाकिस्तान में हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यकीन है कि हम सब साथी ने अपने घर भी वहाँ बना लिए हैं, हमारी नौकरियां बिजनेस भी हमें सेटल डाउन है। लेकिन चूंकि हमारा वो मुल्क है, हमारी वो पहचान है, अगर वो खराब होगा तो हमारा माथे पर हमेशा दाग रहेगा। हम ये दाग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक ईमानदार मुल्क के तौर पर सामने आए, हमारा मुल्क एक सच्चे मुल्क के तौर पर सामने आए। हमारा मुल्क गरीब नहीं सही, 16 में 17 में हमारा मुल्क गरीब था लेकिन बदनाम नहीं था, बदनाम कर दिया इन सियासतदानों ने। अगर हम 70 के बाद देखें तो जितने भी सियासतदान हैं सारे अमीर हो गए और अवाम गरीब हो रही है। और मैं लानत भेजता हूं इस पर, जिस तरह हमारे इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो मदद आती है बाहर से, मदद जब से पाकिस्तान आया मदद आ रही है, जब से पाकिस्तान आया मदद आ रही है, लेकिन फिर भी लोग अवाम गरीब हो रहे हैं तो मदद किसको मिल रही है? ये कुछ लोगों को। तो हमें तो ये चाहिए नहीं। ये अगर मदद इन लीडरों को मिल रही है तो हमें उस मदद की क्या चाहिए? हमारा गरीब का तो आज ही चूल्हा बंद है और महंगाई आसमानों तक पहुंच चुकी है। मैं दोबारा अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। तो जब जावेद न्याजी साहब को बतौर फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट, हमारे बानी, जो हमेशा इंशाल्लाह हमारे बानी रहेंगे, खालिद फरीदी साहब ने उनको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया और उन्होंने जावेद न्याजी साहब ने इनके बतौर सदारत, इनके अंडर सुपरविजन जिसे हम कहते हैं, उसमें उन्होंने बतौर फाइनेंस जमा किया, पैसे इकट्ठे किए और उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जापान के बजाय अपने नाम से मरकज में भेजना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं जरूर आप लोगों को ये तवज्जो दिलाऊंगा कि उसने, मैं बतौर सेक्रेटरी जनरल, हमारे साथ हमारे उस वक्त के सीनियर नया सदर इजाज भट्ट साहब थे, हमारे साथ हयात खान साहब निगानो कैंप के सदर साहब थे, और किसी के भी इल्म में ये बात वो नहीं लाए कि मैं अपने तौर पर वहां कांटेक्ट कर रहा हूं। इस दौरान उन्होंने अपना नाम चैप्टर में डलवाया। चैप्टर से मुराद ये है कि उन्होंने एक चैप्टर से नाम डलवाने का मतलब उन्होंने ये जाहिर करना चाहा जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ जापान के वही सब कुछ करने वाले हैं। जब ये मेरे इल्म में बात आई तो मैंने उनसे फोन किया कि यार आपने ये नाम कैसे डाला? तो उनका मुझे जवाब था कि यार मुझे नहीं पता कि उन्होंने नाम मेरा कैसे डाला। मैंने कहा यार आखिर आपसे पूछा? और कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता कैसे डाला। मैंने कहा फिर उन्होंने गूगल में डाला होगा कि जापान का सबसे खूबसूरत आदमी तो तुम्हारा नाम निकल आया होगा। तो मैंने कहा ये वजह है। मैंने कहा या फिर उन्होंने डाला होगा कि सबसे पढ़ा लिखा आदमी पाकिस्तानी तो तुम्हारा निकला है, या ये डाला कि सबसे अच्छा कामयाब बिजनेसमैन। तो मैंने कहा ये तीनों चीजें तुम में नहीं है, ना अल्हम्दुलिल्लाह तुम खूबसूरत हो, ना तुम पढ़े लिखे हो, और ना तुम कामयाब बिजनेसमैन हो। तो फिर क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा नाम आने का? तो फिर हमने उसके कुछ ईमेल वगैरह पकड़े और हमें अंदाजा हुआ कि ये गद्दारी कर रहा था। इनफैक्ट वो हमारे साथ रह के जब हम लोग जो फंक्शन करते, दौलत खान साहब, जब शान पाकिस्तान पे उसके मतलब लिखा गया तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है, या आप इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, या उसके वक्त जब आपने अपने हाथों से लिख के तहरीर भेजी है, या आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे? लिहाजा आप पहले अपने आप को बताएं कि आपने सच कब बोला और या आप झूठ ही हमेशा बोलते हैं। इसकी आप जरूर हमें बताइएगा। आप वो तमाम जब से उसका चैप्टर में नाम है उससे आप पूछे कि आपका नाम चैप्टर में कब से आया, आप उससे तारीख लें। उसके बाद अगर आप मुझे कहें, मैं अपनी मेलें दे दूंगा कि हमारे ईमेलों में आके बतौर एग्जीक्यूटिव या जो भी बैठता था हमारे साथ पूरा दिन मीटिंग अटेंड करता और रात को हमारे खिलाफ लिखता। खैर अल्लाह ताला उसको इसका अगर अजर है तो अजर दे और जो मर्जी दे। अच्छा एनीहाउ, जब ये कंफ्यूजन पैदा हुई तो हमारी पार्टी के अंदर डेफिनेटली मैंने इंतहाई एहतजाज किया खालिद फरीदी साहब से, और मैंने मुकम्मल तौर पर कह दिया कि मैं क्या करूँ, आप लोग तो इसको जो भी है, ये इन्होंने कहा माफ कर देंगे। मैंने कहा माफ करें, मैं नहीं माफ करता, मैं सामने बैठेंगे। मैंने कहा मैं सच ये है, मैं ये आज भी कहता हूँ, ये याद रखें अपनी जिंदगी में, झूठे शख्स को माफ कर दे, जो गुनाह करते माफ कर दे, गद्दारों को भी माफ ना करें। एक दफा गद्दारी के जरासीम जिस्म में दाखिल हो जाए ये कभी नहीं निकलते। देखें, चोरी की सजा हाथ काटना है,
तमाम जराइम जो पाकिस्तान में या कहीं भी हैं, पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक उनमें सजाएं हैं। गद्दारी को मौत क्यों? क्योंकि जब एक दफा ये घुस जाए ना, ये निकलते नहीं है। यही बात मैं से खालिद फरीद साहब से कहता था कि फरीद साहब इस बंदे ने एक दफा गद्दारी की है, ये जरासीम जब एक दफा अंदर दाखिल हो जाए तो कवानीन ने इसकी गद्दारी का मौत दी है। हम तो उसको नहीं मौत दे सकते, ना ही हमारी जरूरत है, ना ही चाहते हैं, अल्लाह करे वो जिंदा रहे, लेकिन हम कम से कम उसे दूर कर सकते हैं। बार जिन्होंने अच्छे इंसान है, मैं समझता हूँ ही इज ए थॉरो जेंटलमैन। दौलत भाई, आपने फरीदी साहब की खूब टीसी तो कर ली, मगर उस गद्दार के मुतालिक आपने जो अच्छे लफ्ज़ लिखे, जो आपने उसकी तारीफें लिखी, तो आपको क्या खिताब दिया जाए मेरी जान? क्योंकि आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है हक सच लिखने वालों के लिए, और आपने बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादती की है अपने साथ और अपनी पार्टी के साथ, और आपने खूब टीसी कर ली है फरीदी साहब की, और करते रहो। इन्होंने अपनी मॉडेस्टी में आके इन्होंने उसको माफ किया। एनी हाउ दोबारा उसके साथ चल पड़े, लेकिन दोबारा उसने रब्बे शुरू कर दिए। और आखिरकार जब मैंने ये देखा, जब मैं इस अफरीदी साहब भी उसके साथ इसलिए चले थे कि अफरीदी साहब ने भी उससे हज़ार पैसे लिए हुए थे, इसलिए उससे साथ चलते रहे। वो भी हमारे पास सबूत मौजूद है। इंशाल्लाह वक्त आया तो शान पाकिस्तान वो भी तफसील लाएगा। लिहाजा आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें और आपको आपका चेहरा खुद ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। वक्त आ गया है। हालात तक हम आ गए तो मुझे मालूम हुआ कि हम जापान में तो बिजनेस करने आए थे, लेकिन लगता है कि जावेद नियाज़ी शायद चाहता है कि हम ग्रेवानों तक पहुंचे। तो यार हम सब लोग इंतहाई, मैं समझता हूँ कि हम मतवस्त तबके के यहाँ पर अपने कार्रवाई अपनी मजदूरी करने आए थे। दस्तो गिरेबान होना ना ही कभी हमारा स्टैंडर्ड रहा है और ना ही हम दस्तो गिरेबान होना चाहते थे। मैंने उस वक्त यही समझा कि मैं अपने तौर पर जब मैंने तमाम स्टडी की, क्योंकि मैं जावेद नियाज़ी साहब से भी बात करता था, फरीद साहब से भी करता था, जनरल में लोगों का एटीट्यूड भी देखता था, मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं इस्तीफा दे दूं तो शायद ये जो गरमाइश है, ये बर्निंग माहौल है, इसमें शायद ठंडक है। और मैंने इस्तीफा दिया, जिस पर तकरीबन तमाम मेरे साथियों ने इंतहाई नाराजगी का इजहार किया। लेकिन इन्होंने भी समझा कि शायद ये जिस वक्त पार्टी में कंफ्यूजन है, शायद इसका कोई अच्छा हल हो। इस तमाम हल को ठंडा करने के लिए, इस तमाम जो कहते हैं ना कि इस माहौल को नॉर्मल करने के लिए हमारे मोइज टीबू साहब, जो हमारे लीडर, हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं पीटीआई के, मोइज टीबू, उन्होंने एक जेयू ऑप्शन के पास एक जगह, वहाँ पे उन्होंने एक पार्टी रखी कि इसमें तमाम पीटीआई के रहनुमा आए और आखिर सोचें कि वाई वी आर इन दिस हॉट वाटर, हमें गर्म पानी से निकलना किस तरह है। सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ पर जापान भर से तमाम कैनों से ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ जापान लोग आए और वहाँ पर इकट्ठे होकर हम लोगों ने सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो उसमें कुछ मुशावरत हुई और एट द एंड ऑफ द डे हमें ये हुआ कि उस वक्त जितने भी हमारे पास ओहदे थे हमने तमाम को सरेंडर किया, ख़त्म किया, और वहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए वहाँ पर एक कमेटी का क्याम तमाम जितने भी उस वक्त जो जितने भी सरकर्दा लीडरान थे, कारकुनान थे और अहम ओहदेदारान थे, उस वक्त 7 कमेटी मेंबरान की बनाई गई, जिसकी ये ड्यूटी थी कि वो जापान में प्रॉपर इलेक्शन कराएगी ताकि हम इस मामले को ठंडा कर सकें। उस मीटिंग में जावेद नियाज़ी साहब को भी बुलाया गया, वो आए और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, और मैं वो मेंबर कमेटी भी बन गए। 7 मेंबर कमेटी में मैं साथ साथ आपके नाम उसमें मोइज टूबी साहब, ताहिर मजीद साहब, खालिद फरीदी साहब, बाबर मुगल साहब, अब्दुल रहमान साहब, तजम्मल खान साहब और जावेद नियाज़ी साहब, ये सारे शामिल थे। उसके बाद जब इन्हें महसूस हुआ कि हमें मजीद मेंबरान चाहिए, तो फिर मेहर अजीम साहब और सईद अहमद भट्टी साहब, उनको भी शामिल किया गया। इस तरह ये जो मेंबरान थे जिन्होंने इलेक्शन कराने थे, जिसको इंट्रा पार्टी कमेटी कहा गया था, शुरू में इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ताहिर मजीद साहब बने और बाद में आजकल मेहर अजीम साहब हैं। इन सारे साथियों ने मुख्तलिफ मीटिंग्स करके इलेक्शन कराने की सोचते रहे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए। एक चीज़ जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है कि ताज़ा पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके थे, लिहाजा लोगों को पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपने कारोबार की तरफ तवज्जो लोगों ने देनी शुरू कर दी, और यही सच है। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने कारोबार को ही देनी है। आज अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब इंसान इकोनॉमिकल स्टेबल होता है
تو وہ ہر جگہ جانے کا اس کا دل کرتا ہے, اس کا پبلک میٹنگ میں بھی جانے کا دل کرتا ہے, پولیٹیکل پارٹی میں بھی جانے کا دل کرتا ہے, خوشیوں میں بھی غموں میں بھی. جب بندہ اکنامکلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی جانے کا اس کا دل نہیں کرتا. لہٰذا ہم نے اس وقت ماحول ہی جانا, اور اس وقت الیکشن کے لیے کوئی ماحول بن نہیں رہا تھا. لیکن یہ اپنے طور پر ممبران 9 نکلی ممبران جن کا جون 2012 میں میٹنگ ہوئی تھی, یہ اپنے طور پر کوشش کرتے رہے. لیکن یہاں پر جو افسوسناک بات ہے کہ جاوید خان نیازی نے جب یہ ہمارا سارا سلسلہ ختم کیا تو جون 2012 سے لے کر 15 دسمبر 2013 تک, یعنی 2013 جون 2013 سے لے کر 15 دسمبر 2013 ان تقریباً 6 مہینے تک پاکستان تحریک انصاف جاپان کا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اس دوران کوئی ممبر نہیں بنا, اس دوران کوئی چندہ نہیں ہوا, اس دوران کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ محترم جاوید خان نیازی صاحب نے ہماری پارٹی کو پریکٹیکلی ڈیڈ کر کے رکھ دیا. اچھا جی, اینی ہاؤ دوبارہ مجھے شیخو صاحب کا اندازہ ہو کہ یار یہ پارٹی جا رہی ہے, اور یہ 9 رکنی کمیٹی نے یہ کہا کہ کیونکہ جاپان بہت بڑا ہے, دور دور تک علاقے ہیں, ہر جگہ اپروچ کرنا مشکل ہے, انہوں نے پھر اپنے طور پر 9 کمیٹی نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ ہمیں اپنے ساتھ کچھ اور ساتھی ایسے ملانے چاہیے جو الیکشن کے لیے حالات بنائیں. اور پھر ان 9 ممبران نے ایک کی توچیگی کھیل میں تجمل خان صاحب کے گھر میں, اور اس میں انہوں نے فائنلائز کیا کہ ہمارے ساتھ جناب انہوں نے اپنا ایک نام, انہوں نے کافی ناموں پر غور و خوض کیا, اور آخر میں انہوں نے پریزیڈنٹ کے لیے جسے میں انٹرن کہوں گا یا بوری کہوں گا, جناب چودھری رزاق صاحب کو صدر کے طور پر انہوں نے سلیکشن کی اپنے اس کمیٹی نے غور و خوض کے بعد, اور مجھے دوبارہ انہوں نے سیکرٹری جنرل کے لیے انہوں نے نامزد کیا اور منتخب کیا. اس کی مبارکباد اور اس کے شکریہ میں بعد میں ادا کروں گا. جب انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تو سچ یہ ہے کہ میں نے اپنے طور پر بالکل انکار کیا کہ نہیں, میں تو استعفیٰ دے چکا, میں نہیں چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے مہر عظیم صاحب نے, بابر مغل صاحب نے, خالد فریدی صاحب نے, خصوصاً سب نے کہا کہ یہ آپ لوگ اس لیے بنے تاکہ ہم وہ حالات بنائیں تاکہ ہم تمام کہنوں میں پراپر الیکشن کرا سکیں. لہذا آپ ہمارے بازو بنے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے بہتر طریقے سے الیکشن کروا سکیں. اور بار کٹ ان کی دلیلوں کے بعد مجھے اور چودھری رزاق صاحب کو ان کی جو آفرز تھی انہیں ماننا پڑی. تو ڈیفینیٹلی جب انہوں نے ہمیں اختیارات دے دی کہ آپ بطور صدر اور جنرل سیکرٹری اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں, تو ان سے میری جو نیگوشیٹ ہوئی کہ کیونکہ صدر اور جنرل سیکرٹری کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ تمام ٹیمیں ہوں, اور چونکہ جاپان میں ہر کیمپ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی, تو ان سے پھر میں نے یہ کہا کہ جی ہم کچھ عہدے جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کو ہم مزید اسپریڈ کریں گے اور اپنے ساتھ کچھ اور ساتھیوں کو بھی شامل کریں گے. دیکھیں جی میں دوبارہ کلیئر کر دوں, جو عہدہ میرے پاس ہے یا رزاق صاحب کے پاس ہے یا جن ساتھیوں کو ہم نے دیے ہیں, تو یہ صرف عہدے اور صرف ذمہ داری ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سے نہ ہی ہمیں کوئی تنخواہ شروع ہوگی, نہ ہی ہمیں کوئی گن مین ملیں گے, اور نہ ہی سرکاری کوارٹر. یہ صرف ایک ذمہ داری ہے, اور یہی ذمہ داری ہے جس وجہ سے گزشتہ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 37 منٹ ہو گئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ ذمہ داری کا ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد شاید مجھے کوئی ٹی اے نہیں ملے گا, قیامہ سے ہم کمیٹی انٹرا پارٹی الیکشن کمیٹی کے چیئرمین مہر عظیم صاحب کی اور ان کے تمام رفقا کی اجازت کے بعد میں نے اپنی ٹیم اپنے صدر صاحب کی مشاورت سے اور جتنے بھی ہمارے سینئر ساتھی خصوصاً ہمارے بانی خالد فرید صاحب کی اجازت سے ایک ٹیم تشکیل دی, جس میں سینئر نائب صدر عارف خان نیازی صاحب کو لیا گیا. عارف خان نیازی ہمارے انتہائی پیارے ساتھی, وہ خوش شکل خوش لباس کے علاوہ انتہائی خوش مزاج انسان بھی ہیں. شاعر بٹ المعروف شہری بٹ صاحب جو کچھ دیر پہلے آپ سے بات اپنا بیان دے رہے تھے. چودھری نصیر صاحب ہمارے تحتامہ کے ساتھی ہیں جو آج کل پاکستان کے ہیں. اس کے بعد نائب صدور ہمیں ضرورت تھی, تو نائب صدور میں راجہ گور اختر صاحب اس وقت انگلینڈ میں ہیں, اور انگلینڈ میں ہمارے ایک مرکز کے ہمارے پی ٹی آئی کے مرکز کے اسد صاحب ہیں جن کے ساتھ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے. اور اس وقت لندن میں بھی اسد محمود صاحب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ جو تمام کاروائی جو تھرو اس کیمرہ ان تک جا رہی ہے, تو راجہ گوہر صاحب اس وقت تمام کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. راجہ گوہر صاحب ہمارے نائب صدر ہیں.
अयाब खान साहब नगरानो कैंट से हमारे नायब सदर हैं, चौधरी नवीर साहब सैतामा कैंट से हमारे नायब सदर हैं, और राशिद समद साहब जो इस वक्त तो प्रेस सेक्रेटरी के तौर पे, लेकिन ये हमारे नायब सदर हैं। जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मैं आप लोगों के सामने बंदा नचीज हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी हमारे अजमल खान साहब हैं चुचुकी कैंट से। फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे मोहम्मद मोहन शाहिद साहब हैं जो आज बतौर सेक्रेटरी स्टेज में हैं। ये एक टीम बनाई। इस टीम में जब इस टीम को जनाब इन्होंने 15 दिसंबर को इनकी वेलकम पार्टी रखी थी मोइस टिकू साहब ने, मैं होटल का नाम भूल गई, हाट मसाल एनी हाँ, वो एक मुकामी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर जावेद न्यारी साहब भी आए और जावेद न्यारी साहब की तस्वीरें मौजूद है नेट पे भी, फेसबुक पे भी मैं शेयर कर चुका हूँ। मुकम्मल बैठे रहे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि जब मैंने जिस तरह ये अभी मैंने तमाम नाम अनाउंस किए, जब उन्होंने देखा कि यार तमाम नाम अनाउंस हो गए और कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिया गया, तो उन्होंने इस चीज को इंतहाई नाराजगी का इजहार करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी मैं तो इसको भी नहीं मानता और चले गए। और उसके बाद दोबारा उन्होंने मरकज के साथ इशारा करके दोबारा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हमारे लिए कि दोबारा हम परेशान हो गए। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि जावेद न्यारी साहब को हम असाइड कर दें, हम नहीं चाहते कि जावेद न्यारी साहब को हम कोई ऐसा खामखा इनकाउंटर करेगा और डिस्टर्ब हो। हम ये चाहते हैं कि वो हमारा भाई है। जिस तरह अगर उसे कुछ ओहदा चाहिए तो आप लोगों के साथ मैं वादा करता हूँ कि वो एक दफा के मैं उसे अपना वादा दूंगा और उससे ज्यादा काम करूंगा, लेकिन खुदारा हमें झगड़े के माहौल में ना डालो। हम लोग इंतहाई यहाँ पर एक मजदूरी करना चाहते हैं और इस मजदूरी के दौरान हम थोड़ा सा चाहते हैं कि हम मुल्क के लिए कर सकें। अगर हमने अपने मुल्क के लिए और कौम के लिए खुदा की कसम कुछ नहीं किया, मैं आपको बताऊं, हमारे तयामा में एक शख्स थे, बहुत बड़ा उनका नाम था, उन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया, अब कोई उसका नाम भी नहीं लेता। आज अगर हम यहाँ पर सिर्फ अगर अपनी जायदादों को या अपनी कंपनी को देखेंगे तो 15-20 साल के बाद खुदा की कसम हमारा कोई नाम नहीं लेगा। लेकिन यहाँ हम कम्युनिटी के लिए कुछ कर देंगे, अगर हम यहाँ पे अपने मुल्क के लिए कुछ कर देंगे, अगर अपनी कौम के लिए कर देंगे, तो जैसा इन्होंने अभी बताया कि मैं जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो जिक्र आता, तो दौलत भाई अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आप अपनी जबान के भी पक्के नहीं रहोगे तो आप फिर भी आपको कम्युनिटी याद नहीं करेगी, बुरे लफ्जों में याद करेगी। वक्त परस्ती को आप अगर आप अपना ईमान समझोगे तो दुनिया फिर भी आपको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी। इसलिए आपको मशवरा है, अगर आपने अपना नाम जिंदा रखना है तो अपने आप को बदलें। अपने एक तरीका जो आप लोगों ने बनना शुरू किया हुआ है उसको आप चेंज करें। उस चींटी का जिक्र आता तो चींटी ने सिर्फ अपनी कौम से कहा था, एक कौम की चींटी हो, मेरी कौम की चींटी हो, साइड पर हो जाओ, कि ऐसा ना हो कि सलमान का लश्कर आए और तुम्हें कौम के नीचे लोन के चला जाए और तुम्हें खबर नहीं हो, तुम तबाह हो जाओ। उसने कौम का सोचा, अल्लाह ने उसको कुरान में डाला। सूरत यासीन में एक शख्स का जिक्र है जिसने अपनी कौम से कहा कि कौम के लोगों ये शख्स तो तुम्हारी ये जो रसूल है तुम्हारी भलाई की बात करते हैं, इनकी बात मानो और अच्छे काम करो। उस शख्स ने कौम का सोचा, अल्लाह ने सूरत यासीन में उसका जिक्र डाल दिया। जहां जहां किसी ने अपनी कौम और मुल्क का सोचा, अल्लाह ताला ने उनका अमल कर दिया, और जो सिर्फ अपनी जेब का सोचते हैं, जो सिर्फ अपनी शख्सियत का सोचते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। तो हमें अल्लाह ताला अपने मशकूर बंदों में रखें, अल्लाह ताला हम लोगों पर अपना करम और फजल जारी रखे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मालूम में किस वालिदैन की दुआएं हैं, किस बुजुर्गों की दुआएं हैं कि उन्होंने अल्लाह ने हमारी किस्मत में परदेश लिखा था, लेकिन वो जापान में लिख दिया, जो दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क में। हमारा ये परदेश बांग्लादेश में भी हो सकता था, हमारे परदेश श्रीलंका में भी हो सकता था, हमारा ये परदेश अफ्रीका के किसी सोमालिया में भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के सबसे अच्छे खित्ते में रखा। ये हमारे किसी दोस्तों की दुआ हो सकती है, माँ बाप की, बुजुर्गों की, किसी मल्ले वाले की, किसी राह गुजरते किसी फकीर की। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अगर इस दौरान जो मैंने बातें की हैं, अगर कहीं किसी वो जज्बात में आकर कोई ऐसी बात अल्लाह निकल जाओ तो मैं अपने रब्बे करीम से मैं उसकी माफ़ी का तलबगार हूँ। और सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, और ये मरकज़ से दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग इंतहाई टाइम निकाल कर इसमें इकट्ठे होते हैं मोहब्बतों के साथ। खुदारा हमें ये जो एक जैसे कंफेडरेशन के हालात से बचाया जाए। अगर मरकज़ किसी को ओहदा देती है तो खुदारा उसका कोई म्यार रखा जाए। उसका म्यार हरगिज़ ये ना हो कि एक शख्स 2 मान भेजे और उसको कोई ओहदा दे दिया जाए
یا ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے اچھا اسد صاحب جو ہمارے پروگرام